WBCS WBCS का हम बोलेंगे इसे हम ल्यूकोसाइट्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। WBCS को ल्यूकोसाइट बोलेंगे, अर्थात व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अच्छा, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की संख्या की बात की जाए, हाँ यहाँ पर मैंने पहले बताई नहीं थी, उसमें जो RBCS की संख्या होती है, RBCS मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स की संख्या होती है, तो मानव के 100 ml में, चलो 100 ml में लेके चलते हैं, 100 ml या 1 घन mm, 1 घन मिलीमीटर में ले लो या 100 ml में ले लो, ठीक है। हाँ 100 ml में, 100 ml या 1 घन मिलीमीटर एक ही बात है ना। 100 ml में इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। किनकी? RBCS की। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 50 लाख होती है, जबकि WBCS की 100 ml में इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000। इनकी संख्या होती है 10,000। अब यहाँ पर अनुपात पूछ लिया जाता है कि RBCS कार्पोसेल्स अनुपात WBCS की संख्या अनुपात कितना होता है? तो इनका होता है 600:1, ठीक है भाई। देख लेंगे तो मानव बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड में किसके सेल्स की संख्या होती है? तो सबसे ज़्यादा RBCS की संख्या होती है। दूसरे नंबर पर हमारी WBCS की होती है। देखिए भाई, तो इनके अनुपात ये रहा WBCS का। तो मानव के 100 ml रक्त में, हाँ 10,000, 100 ml रक्त में कितनी? 10,000 10,000 होती हैं ये, हाँ कितने? 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में इनकी संख्या 10,000 होती है। ये रक्षा प्रणाली का कार्य करती हैं, रक्षा प्रणाली का निर्माण करती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। इन्हें बोलेंगे एक तो कणिकामय और कणिकाविहीन। कणिकामय ग्रेन्यूल्स, GRANU ग्रेन्यूल्स, LAS ग्रेन्यूल्स। हाँ दूसरी होती है AGRA, हाँ ए ग्रेन्यूल्स। देखिए भाई, अब जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेन्यूल्स, एक ग्रेन्यूल्स। एक ग्रेन्यूल्स मतलब होता है कणिकामय ग्रेन्यूल्स और कणिकाविहीन ए ग्रेन्यूल्स। अब देख, ग्रेन्यूल्स होती हैं, इनमें कणिकाएं पाई जाएंगी। कणिकाएं तो ये कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती हैं। तो देखेंगे ये, हाँ जो ग्रेन्यूल्स जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। देखिए भाई, एक तो बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, और तीसरा रहेगा न्यूट्रोफिल्स। देखिए भाई, तो जो WBCS व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं मुख्यतः हमने 2 भागों में लेके चलते हैं, एक तो ग्रेन्यूल्स और एक ग्रेन्यूल्स। एक ग्रेन्यूल्स मतलब ये कणिकामय, इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और अगली बात ये है कि ये केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक है। ये केंद्रक युक्त होती हैं, केंद्रक होने के बाद भी इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, ये केंद्रक युक्त होती हैं। तो बेसोफिल्स का मुख्यतः कार्य क्या होता है, ठीक ना। ये कोई एलर्जन आ जाने पर ये हिस्टैमन का स्राव करते हैं। एलर्जन के आने पर हिस्टैमन का स्रावण करती हैं। हिस्टैमन का स्रावण करती हैं। हाँ, अब रक्षा करने के लिए हिस्टैमन का स्रावण करती हैं। तो हिस्टैमन जब स्रावण करेंगे तो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, या तो पीले, सफ़ेद, लाल रंग के कई प्रकार की एलर्जी तुम्हें जो दिखाई देगी वह एलर्जन होती है। कभी कभी लंग्स में भी एलर्जी उत्पन्न कर देती है। लंग्स में जैसे कभी कभी दमा रोग हो जाता है, वो एलर्जन कारण हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम एलर्जन जब प्रवेश कर जाता है तो दमा रोग हो जाता है, ठीक है। तो जो बेसोफिल्स होती हैं, एलर्जन के आने पर ये हिस्टैमन का स्राव करती हैं। इससे हमारी त्वचा में भी एलर्जी हो जाती है, लंग्स में भी एलर्जी होती है, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में एलर्जी हो सकती है। यूसिनोफिल्स होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है विषाणुओं से रक्षा करना या विषाणुओं को मारना, ये विषाणुओं को मारना। और न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनका कार्य होता है बैक्टीरिया को मारना या जीवाणु को मारना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रेन्यूल्स में 3 पढ़ ली, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब हम ग्रेन्यूल्स में पढ़ेंगे। एक ग्रेन्यूल्स में देखेंगे 2। एक ग्रेन्यूल्स में 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स
क्या हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग से ज़्यादा गौर नहीं रहता। LYMPHO, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। हाँ, जो एक ग्रेन्यूल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का काम होता है, इनका भी काम वही जो इनमें होता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना, इनका भी काम होता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना, प्रतिरक्षा का निर्माण। हाँ, हमारी लिम्फोसाइट होती हैं ये भी प्रतिरक्षा निर्माण करती हैं, और मेरी मोनोसाइट होती हैं ये बैक्टीरिया, जीवाणु या रोगाणु, कोई भी रोगाणु हो, रोगाणु का भक्षण करना, रोगाणु का भक्षण करना, ठीक है। तो हमने आपकी आरबीसी के बारे में, हीमोग्लोबिन वगैरह सब पढ़ लिया हमने। WBCS के बारे में हमने 2 भाग पढ़ लिए। अच्छा, अगर सही से बात करें तो इनके जो WBCS की जो कुल कणिकाओं की संख्या वो कितनी है? 5। वैसोफिल्स, यूसनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट WBC के कुल 5 भाग हैं, ठीक है। 5 कणिकाएं पाई जाती हैं। अगर इन्हें भी अलग 2 भागों में बांट दें, ग्रेन्यूल्स एक ग्रेन्यूल्स में बांट देंगे। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स। हाँ, WBCS का जीवन काल देखिए भाई, इनका जीवन काल, ल्यूकोसाइट्स का, हाँ, जीवन काल होता है 4 से 5 दिन, इनका जीवन काल। हाँ, इनका निर्माण भाई सभी ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में निर्माण इनका अस्थि मज्जा में। अब इनकी मृत्यु, हाँ, इनकी मृत्यु कहीं भी, लेकिन ब्लड में कहीं भी मर जाएंगे, कहीं भी ब्लड में। अब ब्लड में ये कहीं भी मर जाएंगे तो ये कचरा उत्पन्न करेंगे। कचरा उत्पन्न नहीं भाई साहब, इनमें पचाने के लिए, विघटन करने के लिए इसमें केंद्रक पाया जाता है और लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम इनका तोड़ के इन्हें टुकड़ों में बांट देता है और ब्लड में मिला देता है, ठीक ना। तो अब इनकी मृत्यु कहीं ब्लड में हो जाएगी। ब्लड में क्यों हो जाएगी? तो ये कैसे होंगी? केंद्रक विहीन होंगी या केंद्रक युक्त होंगी? भाई साहब ये केंद्रक युक्त होंगी, इसलिए इनका अंत कहीं भी हो जाता है, ठीक ना। तो इनकी मुख्य विशेषता ये कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। भाई आरबीसी हमारी केंद्रक विहीन थी, ये केंद्रक युक्त होती हैं। तो देखिए भाई, जीवन काल इनका 4 से 5 दिन होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनकी मृत्यु कहीं भी तुम्हारे रक्त में हो जाएगी। रक्त में कहीं भी होने जाने के कारण क्या इसमें लाइसोसोम केंद्रक पाए जाते हैं, तो फिर ये कहीं भी पचाकर और विघटित कर दी जाएंगी, अर्थात ये ब्लड में शामिल कर दी जाती हैं मिला के तोड़ फोड़ के। ये रहा आपका WBC। अब देखते हैं आगे प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। देखिए भाई, प्लेटलेट्स इन्हें हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को दूसरी भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इनका जीवन काल इनका जीवन काल 1 सप्ताह 7 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। इनकी अगर संख्या की बात करें, इनकी संख्या प्लेटलेट्स की, डेंगू में यही तो डाउन हो जाती है, कितनी होती है मानव? अगर 1 लाख से डाउन हो जाता तो कहते तो रोगी हो गया, अर्थात कम से कम 2 लाख रहनी चाहिए। 1 लाख के आसपास भी व्यक्ति रोगी हो जाता है, 2 लाख से अधिकतम 5 लाख रहनी चाहिए। तो 2 से 5 लाख, ठीक ना। हाँ, आपने देखा हो डेंगू की जब बीमारी हो जाती है, डेंगू जब हो जाता है तो प्लेटलेट्स बहुत तीव्र मात्रा में डाउन होती हैं। तो चेकअप कराया जाता है तो पैथोलॉजी वाले दिखाते हैं तुम्हारी 90,000 रह गई, ठीक ना। किसी को बताते हैं तुम्हारी 1.5 लाख रहेगी, 1.5 लाख रहेगी भी, इसका मतलब स्थिति उसकी सही है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। 1 लाख से डाउन आई तो समझ लो वो एक गंभीर स्थिति में आने लगा है। 50,000 से कम हो रही अति गंभीर स्थिति में आने लगा। 25,000 से कम हो रही हैं अगर प्लेटलेट्स, तो भाई साहब बॉडी के अनुसार, अगर बॉडी उसकी हेल्दी है, ठीक ठाक है, तो 25,000 से कम में चल बसेगा, ठीक ना। हाँ, अगर 14,000 तक है और कोई सूखा साखा व्यक्ति है तो 14,000 में भी झेल लेता है। अर्थात कहना चाहिए 25,000 से 14,000 के आसपास व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। टोटल सेल्स जो नसें ब्लड की होती है वो फट जाती हैं, ठीक है। तो मानव की कहना चाहिए प्लेटलेट्स की संख्या 25 से कम नहीं होनी चाहिए। 25 तक तो जीवित रहेगा, मतलब 25,000 तक तो जीवित रहेगा। अगर 25,000 से डाउन हो जाती है तो उसकी बॉडी के अनुसार वह खतरे में है, जीवित रह भी सकता नहीं भी रह सकता, अक्सर मरने की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। 25,000 से डाउन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए भाई, जीवन काल 7 दिन होता है। इनकी संख्या 2 से 5 लाख होती है,
ठीक है। इनका जन्म, भाई जन्म इनका भी वहीं होगा, कहाँ, अस्थि मज्जा में। इनका जन्म अस्थि मज्जा में, और इनकी मृत्यु भाई साहब कहीं भी, क्योंकि ये केंद्रक युक्त होती हैं, कहीं भी ब्लड में, कहीं भी, हाँ जहाँ घूम रही हैं वहीं इनकी मृत्यु हो जाएगी, कहीं भी ब्लड में, हाँ ब्लड में ही तो रहेंगी ये, ब्लड में कहीं भी मर सकते हैं, वहीं से इनका ये केंद्रक युक्त होती हैं, इसलिए इनमें लाइसोसोम इनका विघटन कर देगा। ये केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक ना। हाँ प्लेटलेट्स, इन्हें थ्रोम्बोसाइट, इन्हें हम कभी कभी हिंदी में बिम्बाणु भी बोल देते हैं, बिम्बाणु। अब जो बिम्बाणु होती हैं हमारे जो प्लाज्मा में थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन कार्य करती थी, हमारी रक्त क्लॉथिंग का, ब्लड क्लॉथिंग का थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कार्य करती थी। अब हमारी जो प्लेटलेट, जो सॉरी हमारी जो ब्लड कार्पोसेल्स है उसमें प्लेटलेट्स भाग लेती है। प्लेटलेट्स में भी क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन के पाया जाता है, प्लस इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो विटामिन के और कैल्शियम, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर, हाँ ये दोनों मिलकर प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। हाँ मुख्यतः कैल्शियम और विटामिन के। तो विटामिन के ये थक्का जमाने में सहायक होता है। तो तभी पूछा जाता है कि हमारे मतलब रक्त के किस कार्पोसेल्स द्वारा थक्का बनाने में सहयोग होता है, किस कार्पोसेल्स द्वारा, तो बिम्बाणु या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, एक ही बात है भाई, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु। परीक्षा में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा। जबकि प्लाज्मा में, ठीक ना, हाँ अब जबकि प्लाज्मा में जो रक्त का थक्का बनाएगा वो फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन प्रोटीन प्लाज्मा में थक्का बनाने में सहयोग करता है। जबकि प्लेटलेट्स बिम्बाणु में थ्रोम्बोसाइट्स करता है। थ्रोम्बोसाइट क्यों करता है, क्योंकि इसमें विटामिन के पाया जाता है। तो कभी कभी नॉर्मली यही पूछ लिया जाता है कौन से विटामिन हमारे रहते हैं थक्का बनाने में सहायक है, तो विटामिन के कहाँ पाई जाती है, प्लेटलेट्स में पाई जाती है। ठीक है भाई, आपने ब्लड के सभी कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। हाँ अगला वीडियो छो बनाओ, अब वो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें। तो रक्त के जो रुधिर वर्ग की खोज की है, रुधिर आधान या रुधिर वर्ग की खोज की कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है भाई, रुधिर परिसंचरण सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने, और रुधिर वर्ग की खोज की है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। देखिए भाई, रुधिर वर्ग कौन कौन से होते हैं। रुधिर वर्ग होता है ए बी और ओ, ए बी और ओ। अब देखिए इसमें सर्वदाता सर्वग्राही कौन होता, देखिए जैसे ये रहा तुम्हारा रुधिर वर्ग ओ, सबसे ऊपर भाई जो सबसे ऊपर होगा वह सबको दान करेगा। सबसे ऊपर रहा ए, ठीक है, हमने इधर उधर बना दिया। सबसे ऊपर रहा ओ, इधर उधर बना दिया। बी, एक इसके ठीक सीध मैंने बना दिया ए बी। तो देखिए भाई, ओ ए को भी देगा ब्लड, बी को भी देगा, ए को भी देगा। हाँ अब यहाँ पे बात आती है, ए किसे ब्लड दे सकता, ए बी को। बी किसे ब्लड दे सकता, ए बी को, है ना। ओ सबको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है। अर्थात यहाँ पर बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ कैसा, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है ना, यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ, और सबका ब्लड लेने वाला सर्वग्राही कौन, हाँ सर्वग्राही, सर्वग्राही आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे ओ ब्लड किसे किसे दे सकता, ओ ए को भी दे सकता, ए बी को दे सकता, बी को दे सकता। अब यहाँ पे बात है ए बी सबसे ब्लड ले सकता और ओ केवल सबको। अब कह रहा है कि ए किसे दे सकता, ए बी को दे सकता है और केवल ए को दे सकता है, ठीक है ना। ए केवल ए को दे सकता अपने ब्लड ग्रुप वाले को, या ए बी को दे सकता है। बी अपने ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, ठीक है ना। अब ए बी केवल अपने ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ही दे सकता, किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना। लेकिन ओ ये सबको दे सकता, ठीक है, ओ सबको दे सकता, ठीक है, लेकिन ले केवल ओ वाले का सकता है। बी ले सबका सकता लेकिन दे केवल ए बी वाले को सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ब्लड ग्रुप सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता और सर्वग्राही। अब देखते हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज एंटीजन, एंटीबॉडीज एंटीजन। हाँ अब देखिए भाई, एंटीजन जो पाए जाते हैं ब्लड कार्पोसेल्स में पाए जाते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स मतलब रक्त कणिकाओं में। ये किस में पाए जाते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स में पाए जाते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स में पाए जाते हैं। एंटीजन क्या में पाए जाते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स, रक्त कणिकाओं में, रक्त कणिकाओं में। एंटीजन क्या में पाए जाते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स या रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा अभी, सुनते रहिए। एंटीबॉडीज क्या में पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मैंने बताया था एक हेपेरिन भी प्लाज्मा में पाया जाता था। एंटीबॉडीज क्या में पाया जाता? प्लाज्मा में पाया जाता। देखिए भाई, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाया जाता। जैसे मान लिया ये रही प्लाज्मा की सेल्स, प्लाज्मा की सेल्स पर रक्षा प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, ठीक ना, जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन मान लिया WBC, RBC या प्लेटलेट्स की किसी की भी सेल्स रही है, सेल्स के ऊपर परिधि पर, सेल्स के ऊपर यहाँ हाँ ग्लूकोन प्रोटीन के क्रिस्टल पाए जाते हैं, ग्लूकोन प्रोटीन के, तो जिसे बोलते हैं हम एंटीजन, जिन्हें बोलते हैं हम एंटीजन। हाँ तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ब्लड कार्पोसेल्स में, और एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर सत्य बात करें, जो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो रुधिर वर्ग की खोज नहीं सही तरीके से जब सबसे पहले खोज की थी, उन्होंने एंटीजन की खोज की थी। देखिए जो एंटीजन जो होते हैं वो ग्लूकोन प्रोटीन बने होते हैं, एंटीजन ग्लूकोन प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे मान लिया एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, ठीक है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी। हाँ यहाँ पर जो कार्ल लैंड स्टीनर ने जो खोज की थी वो सबसे पहले एंटीजन की खोज की थी, इन्हें नाम दिया था, इन्हीं के नाम पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को भी नामित कर दिया। तो अर्थात अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन कौन से पाए जाते हैं? भैया जो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि सबसे पहले जो इन्होंने नामित किया था वो एंटीजन को किया था। जिसमें एंटीजन ए पाया गया तो उसे ब्लड ग्रुप ए बोल दिया, जिसमें एंटीजन बी पाया गया तो उसे ब्लड ग्रुप बी बोल दिया, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों पाए गए उसे ब्लड ग्रुप ए बी बोल दिया, जिसमें भाई साहब कोई एंटीजन नहीं पाया गया उसका नाम ब्लड ग्रुप ओ रखना पड़ा, ठीक है, उनका नाम ब्लड ग्रुप ए रखना पड़ा। तो यहाँ पर अब ये पूछा जाता है ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होगा? तो भाई जो एंटीजन के नाम पर जब ब्लड ग्रुप का नाम बना है तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन कौन सा होगा? ए। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं, वो इसके ठीक विपरीत होते हैं, जिन्हें हम डिनोट स्मॉल लेटर से करते हैं। तो देखिए हमारे जो एंटीजन थे वो ए बी और ए बी थे, हमारे एंटीबॉडीज थे वो कौन कौन से थे? ए बी और ए बी हमारे एंटीबॉडीज थे। हाँ तो ये ठीक इसके विपरीत होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो एंटीजन के विपरीत होते हैं। अब देखेंगे हम पूरा एंटीजन और एंटीबॉडीज, एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो देखिए चलो इसे बिगाड़ के यहाँ पर बना देते हैं बीच में। देखिए ग्राफ बनाया हमने, ठीक ना, ग्राफ बनाया हमने। हाँ ये ग्राफ बनाया, ये हमने बनाया एंटीजन, एंटीजन, और ये हमने बनाया एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। देखिए भाई एंटीजन, एंटीबॉडीज और ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था एंटीबॉडीज एंटीजन के ठीक विपरीत होते हैं और एंटीजन के नाम पर ही ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया, एंटीजन के नाम पर ही ब्लड ग्रुप का नाम रखा है। जैसे मान लिया ब्लड ग्रुप रहा ए तो एंटीजन भी कौन सा होगा? ए। लेकिन एंटीबॉडीज के विपरीत होती हैं तो कौन सी होंगी? स्मॉल लेटर से आप बताएंगे बी। अगला देखेंगे अगर ब्लड ग्रुप रहा बी तो एंटीजन कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप रहा बी तो एंटीजन कौन सा होगा? बी। भाई ब्लड ग्रुप एंटीजन के नाम पर ही ब्लड ग्रुप का नाम सेम रखा गया। परीक्षा में कई बार यही पूछा जाता है कि मतलब ब्लड ग्रुप के समान क्या होता है, एंटीजन या एंटीबॉडीज, ठीक ना। तो ब्लड ग्रुप के समान होता है एंटीजन, अर्थात ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी।
ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन, हाँ भाई इसी के आधार पर होगा तो ए बी होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन भाई साहब एब्सेंट, कोई एंटीजन नहीं, एब्सेंट था ब्लड ग्रुप में। अब एंटीबॉडीज के ठीक विपरीत होते हैं, हाँ तो ब्लड ग्रुप ए में या जो एंटीजन ए पाएगा उसमें एंटीबॉडीज कौन सी पाई गई, बी, बी में कौन सा पाया गया, ए, फिर ए बी में कौन सा पाया गया भाई साहब कोई नहीं, और ओ में कौन सा पाया गया, ए बी। ठीक है, अब आपने ये ग्राफ अच्छे से समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है आप दुविधा से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि कई बार एंटीजन एंटीबॉडीज में दुविधा हो जाती है कि ब्लड ग्रुप विपरीत होता है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन विपरीत होता है, एंटीबॉडीज विपरीत होती है। भाई साहब एंटीबॉडीज विपरीत होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि पहले ब्लड ग्रुप की खोज नहीं, पहले खोज कार्लन स्टेन की थी, वो एंटीजन की थी और नामित पहले एंटीजन को किया था। एंटीजन जिसमें ए पाया गया था उस ब्लड ग्रुप का नाम ही ए रख दिया गया। ठीक है, तो अब दो सब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। एंटीजन की खोज किसने करी, भाई साहब कार्ल लैंड स्टीनर ने, एंटीजन की भी तो खोज की है, ठीक है ना, हाँ। और इन्होंने कार्ल लैंड स्टीनर ने एक की और खोज की थी, क्या, RH फैक्टर की, कहाँ से, रीसस नामक बंदर से। तो देखिए भाई ये एंटीबॉडीज एंटीजन आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे आगे RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर, देखिए भाई RH फैक्टर, RH फैक्टर, देखिए RH फैक्टर, RH फैक्टर की जो खोज की थी वो कैसे की थी, रीसस, हाँ रीसस नामक मंकी से, रीसस नामक बंदर से। RH फैक्टर की खोज किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर ने की। RH फैक्टर की खोज, हाँ RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। RH फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की, कैसे की, रीसस नामक बंदर से की। कौन कौन से RH फैक्टर पाए गए, मात्र दो, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। विश्व के कुल व्यक्तियों का 85% व्यक्ति 85% व्यक्ति कैसे पाए जाते हैं, RH पॉजिटिव पाए जाते हैं, जबकि विश्व के कुल व्यक्तियों का 15% व्यक्ति विश्व के कुल व्यक्तियों का 15% व्यक्ति कैसे पाए जाते हैं, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव 85%, RH नेगेटिव 15%। हाँ तो ये रही आपके RH फैक्टर की बात। ठीक है, इससे संबंधित कुछ रोग हैं आगे बताएंगे। हाँ जहाँ पर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है कभी कभी, माता के और भ्रूण की दोनों की मृत्यु हो जाती है, रुकेंगे नहीं अभी यहाँ पे। और यहाँ पे अब देखेंगे आप सीरम क्या होता, देखिए भाई सीरम, सीरम, सीरम स्पेलिंग क्या रहेगी, सीरम सही है। देखिए हम देखेंगे सीरम, सीरम ये क्या होता, हाँ अभी हाल ही में कोरोना थेरेपी में कोरोना के इलाज में अभी प्लाज्मा थेरेपी चला था। प्लाज्मा थेरेपी कौन चला था कि इसमें एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कोरोना की बीमारी हुई और उनमें एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गए और उन्होंने कोरोना की बीमारी से निजात प्राप्त कर ली, अर्थात सही हो गए, तो इसका मतलब क्या था, उनकी बॉडी में उनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया था जो कोरोना से लड़ सकता था। तो इन व्यक्तियों का प्लाज्मा ले लिया गया या इन व्यक्तियों का सीरम ले लिया गया था, इन व्यक्तियों को प्लाज्मा या सीरम थेरेपी ले लिया गया था, ठीक ना, सीरम थेरेपी से प्रयोग किया गया था। तो उन्हें दूसरे व्यक्तियों में चढ़ा दिया गया तो उनके शरीर में भी उन्हीं एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो गया और वो भी कोरोना से मुक्त हो गए थे। तो ये थेरेपी फिलहाल कारगर तो हुई थी, लेकिन कितने व्यक्तियों में की जा सकती थी, बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती थी, वैक्सीन तो लगाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर रहा सीरम, सीरम क्या होता है भाई, प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा से सीरम क्या होता, प्लाज्मा से फाइब्रिन एवं प्लाज्मा से फाइब्रिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए, अर्थात यही तो थक्का बनाते हैं, ये थक्का बनाने में हटा दिया तो ये सीरम बन जाएगा। प्लाज्मा से फाइब्रिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दिया जाए, हाँ हटा दिया जाए तो बचा पदार्थ
सीरम कहलाता, बचा पदार्थ सीरम कहलाता। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पुणे में है। वर्तमान में आधार पुणेवाला इसके अध्यक्ष है। तो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपका पुणे में है। जिसने हाँ एक वैक्सीन का निर्माण किया था कोविशील्ड का, हाँ कोविशील्ड का जो प्रयोग कर रहा है वो आधार पुणेवाला ने कराया। कोविशील्ड का जो निर्माण हुआ है वो हाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से हुआ है, जो भारत में चल रही है कोविशील्ड। एक चल रही है कोवैक्सीन है ना।